हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा नेता नहीं नागरिक चाहिए। जीवन कौशल, नई सोच, संवेदनशीलता, नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, नैतिक मूल्य, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना, भारतीय समाज से समानता की भावना रखना और बाधाओं का डटकर मुकाबला करना। सन 1920-21 के ज़माने में एक विज्ञापन पढ़ा था, क्या आप स्वराज चाहते हैं तो लेक्चर देना सीखिए। इश्तिहार छपवाने वाले का कोई पुस्तक विक्रेता था जो इस विज्ञापन के जरिए अपनी किसी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहता था और संभवतः किताब में नेताओं के भाषणों का ही संकलन भी था। तब से इस देश में व्याख्यानों की ऐसी झड़ी रही है जैसी झड़ी अब मेघों की भी नहीं लगती। पिछले 30 वर्षों से अपने देश में व्याख्यान लगातार बरसते रहे हैं और इनकी वृद्धि करने वालों की तादाद भी बेशुमार रही है। स्वतंत्रता से पहले जो लोग भी अपनी थोड़ी या बहुत कुर्बानी देने के लिए आगे आए, उन्हें जनता ने नेता कहकर पुकार दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश के सारे काम नेताओं के हाथ में आ गए, तब उन्हें पता चला कि अभी तक देश ने नेता ही पैदा किए हैं, नागरिक नहीं। व्याख्यान सुनते सुनते ही इस देश ने व्याख्यान देने की आदत डाल ली है। अब यहाँ के लोग कर्म को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं। हर किसी की यही अभिलाषा है कि वह दूसरों को कुछ उपदेश दे, मगर खुद किसी भी उपदेश पर अमल करने को तैयार नहीं। लेकिन किसी ने यह भी सोचा है कि अगर सारा समाज नेता बनने की तैयारी में लग जाए तो नेताओं के पीछे चलने वाले लोग कौन रह जाएंगे? और क्या नेताओं से भरा हुआ देश कोई अच्छा देश होता है? बड़ों की बात सुनो, उनकी नकल मत करो। यह कहावत किसी भारी अक्लमंद ने कही होगी, लेकिन अब तो बड़ा और छोटा यह भेद सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। इस जमाने का एक ही नारा हो कि सब लोग समान हैं, उस जमाने में 1 या 10 को बड़ा और बाकी को छोटा बताना तंग नजरी नहीं तो और क्या है। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने का अधीर है। नतीजा यह है कि हर एक को शिकायत है कि उसकी वाजिब जगह उसको नहीं मिली है। उसे जिद पर होना चाहिए, उस पर कोई और बैठ गया जो निश्चित रूप से उससे छोटा और कमजोर है। मिल का छोटा मैनेजर बड़े मैनेजर के खिलाफ और राजनीतिक दलों के भीतर जो द्वेष का धुआं छूट रहा है, उसका कारण यह ही है कि आगे के नेता को पीछे ढकेल कर कोई दूसरा आदमी उसकी जगह ले लेना चाहता है। सब लोग आपस में बराबर है, इस बात का लोगों ने गलत अर्थ लिया है। इसका मामूली अर्थ यह है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। यह नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जो चाहे जहां चाहे वहां इच्छा मात्र से पहुंच जाए। अवसर कोई ऐसी चीज नहीं जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। तत्परता, मुस्तैदी और धीरता भी रखनी सीखनी होती है और उम्र तक अनुभवों का भी इंतजार करना पड़ता है। जिस जगह पर आदमी धीरे धीरे और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचता है, उस जगह पर लोग छलांग मार कर पहुंच जाना चाहते हैं। मगर जो लोग छलांग मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? कुछ तो यह है कि कभी कभी दूसरों को उन्होंने छलांग मारकर आगे बढ़ते देखा है और अधिकतर यह कि वह काम करना नहीं, हुक्म चलाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि जिंदगी का असली मजा मेहनत करने में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि हिदायत भेजने की योग्यता काम करने से ही आती है। योजना बनाने और आदेश भेजने की सही जिम्मेदारी को वही निभा सकता है जो उन सभी कामों का अनुभव प्राप्त कर चुका है, जिनकी देख रेख का भार अब उसे सौंपा गया है। इसलिए जो आदमी अनुभव के दौर से होकर गुजरने से इनकार करता है और मेहनत से भागकर आराम की जगह पर पहुंचने के लिए बेचैन है, उसकी यह बेचैनी ही इस बात का सबूत है कि वह अपने संगठन का अच्छा नेता नहीं बन सकता। नेता का पद आराम की जगह है, इससे बढ़कर दूसरा भ्रम भी हो सकता है। जो अपने काम को प्यार करता है वह कभी भी नाखुश नहीं होता और ना उसे यही रोग सताता है कि घड़ी घड़ी मेरा अपमान हो रहा है। जहाँ तक ताकत और अधिकार का सवाल है, नेता चाहे कोई भी हो, अधिकार बराबर उसकी मेज पर बिराजता है और जो ईमानदारी और मेहनती है। हर नेता चाहता है कि वह अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी किसी ईमानदार आदमी पर डाल दे। अधिक भोगने का जो असली सुख है वह नेताओं के नहीं, मेहनती सहायकों के हाथ में है। जो भी परिश्रमी और ईमानदार हैं, दफ्तर के अधिकार उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा करते हैं। और जब अधिकार भोगने का यह सीधा रास्ता मौजूद है, तब लोग नेता बनने के फेर में क्यों पड़ते हैं?
यह भी है कि नेता कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के जरिए बहुत से लोग अधिकार का स्वाद ले सकते हैं। एक तस्वीर यह है कि तक कारखाने के मैनेजर को अपदस्थ करके कई लोग उसकी कुर्सी पर अधिकार जमाना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर यह है कि बहुत से कार्यकर्ता घोर परिश्रम करके अधिक से अधिक अधिकारों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पहली तस्वीर में छल छदम और साजिश का बोलाबाला है, और दूसरी तस्वीर में जिसमें हम आदमी सच्चाई और परिश्रम के बल पर आदर और अधिकार पाना चाहता है। सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। जो व्यापार में है वे मुनाफिकखोरी और चोर बाजारी करके धन में सबसे आगे निकल रहा है। जो नौकरी में है वे अपने ऊपर वाले अफसर को ढकेल कर आगे आने को बेचैन है, और जो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है वे भी ऊपर के नेताओं को हटाकर खुद उनकी जगह ले लेना चाहता है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और उद्यम, झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक जीवन कोलाहल से पूर्ण है। अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले दूसरे की रेखा को छोटी बनाने का कुत्सित भाव भी नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता है। आए दिन विद्वानों, चिंतकों और नेताओं से हम सुनते रहते हैं कि समाज बहुत ही कुरूप हो गया है। मगर दुनिया क्यों कुरूप है और उसे सुंदर बनाने का यही सही तरीका है। प्रतिद्वंदिता की भावना मनुष्य के स्वभाव में दाखिल है, क्योंकि यह हमारी जीवधारी प्रवृत्ति से निकलती है। लेकिन पशुओं के समान मनुष्य में केवल जीने की ही प्रवृत्ति नहीं होती। दिमाग का मालिक होने के कारण वह सोच भी सकता है, और तथा हृदय तथा आत्मा रखने के कारण वह अपने विचार को निर्मल भी बना सकता है। क्या उसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता कि केवल पशु प्रवृत्ति को लेकर चलने से वह मानवता से दूर और पशुता के समीप पहुंच जाएगा। जो भी मनुष्य मानवीय आनंद में वृद्धि करना चाहता है उसे चाहिए कि वह मनुष्य में जो गुण है उसकी प्रशंसा में वृद्धि करे, और जहां भी ईर्ष्या और द्वेष की लपटें उठ रही हैं उन लपटों को नीचे लाए। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, यह ना तो अस्वाभाविक है और ना निंदनीय ही। सिर्फ उसे यह देखने चलना है कि खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में कहीं वह उन मूल्यों को तो नहीं कुचल रहा जो एक मनुष्य के व्यक्तिगत विकास की कई गुना अधिक मूल्यवान है। समाज का असली सुधार उसमें रहने वाले व्यक्ति का सुधार है। व्यक्तियों के ही बुरे या भले होने से हम समाज को बुरा या भला कहते हैं। मुख्य बात यह है कि हम दूसरों को सुधारने का उपदेश दें, बल्कि यह है कि सुधार की जो भी बातें हमारे मन में उठती हों पहले उन्हें अपने चरित्र और स्वभाव पर लागू करें। समाज की सुंदरता 2-4 नेताओं पर नहीं बल्कि लाखों लाख व्यक्तियों के सुधार पर निर्भर करती है। ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब आते हैं जीवन परिचय पर। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन के अनेक अनुभवों को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार चित्रित किया है कि उनके प्रतिपाद्य सजीव हो उठे हैं। छायावादी युग की कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण, रेखाचित्र तथा कहानियां सभी अत्यंत हृदयग्राही है। तत्सम शब्दों का प्रयोग तथा काव्य सौंदर्य इनकी अपनी विशेषता है। सन 26 मार्च सन 1907 में फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा जीवन भर अध्यापन कार्य से जुड़ी रहीं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीरजा, सांध्य गीत, निहार, वामा, अतीत के चलचित्र। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास खुद से इसका अभ्यास कार्य कीजिएगा।